नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आपको पता है कि आपके साइंस विषय में 2 अध्याय पूरे हो चुके हैं, उनके क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए गए हैं। अब आपका पार्ट तीसरा आता है परमाणु एवं अणु। इसमें हम परमाणु और अणु के बारे में जानकारी करेंगे कि परमाणु क्या होते हैं और अणु क्या होते हैं। परमाणु को हम इंग्लिश में एटम बोलते हैं और अणु को हम मॉलिक्यूलर बोलते हैं। तो सबसे पहले परमाणु के बारे में हम बात करें तो भारतीय दार्शनिक जो महर्षि कणाद थे, उन्होंने 600 बीसी, ये बीसी जो लिखा हुआ है, इस बीसी का मतलब 600 ईसा पूर्व है। ये जो बीसी है इसका मतलब यह है 600 ईसा पूर्व, कि 600 ईसा पूर्व जो महर्षि कणाद जी थे, उन्होंने क्या बताया कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म, मतलब सबसे छोटे, शाश्वत यानी सदा रहने वाला, और अगोचर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अनसीन। अगोचर का अर्थ होता है वह जो देखा ना जा सके, कणों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम परमाणु कहते हैं। यहाँ मैंने परमाणुस लिखा है क्योंकि मैंने इंग्लिश में इसको परमाणुज लिखा है बहुवचन में, इसलिए इसको परमाणुस लिखा है। परमाणु जो होता है यह परम प्लस अणु 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। परमाणु परम प्लस अणु से मिलकर बना होता है, जिसमें परम का अर्थ होता है अंतिम और अणु का अर्थ होता है कण। अर्थात परमाणु सबसे छोटे से छोटा वह अंतिम कण है जिसके और अधिक टुकड़े या फिर और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु कहलाता है। और परमाणु से ही, अब हम बात करते हैं परमाणु अणु के बीच संबंध की, तो परमाणु से ही अणु का निर्माण होता है। परमाणु से ही अणु का निर्माण होता है, परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, अर्थात परमाणु सबसे छोटी इकाई होती है। फिर हम बात करें, ये परमाणु विभिन्न अनुपात में संयोग करके पदार्थ का निर्माण करते हैं, अलग अलग अनुपात में संयोग करते हैं और पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये वैज्ञानिक है डेमोक्रिटस और लूसिपस, इन्होंने अंतिम कणों को, जो हम इस अंतिम कण की बात कर रहे थे परमाणु की, इनको इंग्लिश में एटम लिखा, एटम बोला, ATOM। ये परमाणु को एटम बोलते हैं इंग्लिश में हम। इसका क्या मतलब होता है आगे देखते हैं। ये जो एटम है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। एटम, एटम जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका ग्रीक भाषा में अर्थ जो होता है अविभाज्य होता है। एटम शब्द का ग्रीक भाषा में अविभाज्य अर्थ होता है। फिर इसके बाद आपका अगला जो बिंदु आता है वह है रासायनिक संयोग के नियम, या फिर रासायनिक संयोग की जगह आप बोल सकते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। या तो रासायनिक संयोग के नियम बोल दीजिए या फिर रासायनिक संयोजन के नियम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें आपका पहला जो नियम है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम को हम पदार्थ की अनश्वरता का नियम भी बोलते हैं। अनश्वरता मतलब जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको अनश्वरता का नियम भी कहते हैं। आपके बुक में जो दे रखा है वो केवल यही लिख रखा है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, अर्थात पदार्थ की अनश्वरता का नियम। इसको हम अगर ये लिखते हैं तो इंग्लिश में ये लिखेंगे, इसको हम अगर ये लिखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। वैसे तो आपका ये है बुक में द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, लेकिन हम इसको पदार्थ की अनश्वरता का नियम भी कहते हैं। फिर हम बात करें इसके बारे में कि क्या है ये नियम, तो इस नियम का जो प्रतिपादन किया था वो 1774 ईस्वी में वैज्ञानिक लेवोजियर द्वारा किया गया था। इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि यदि आप कोई रासायनिक अभिक्रिया करवाते हो, जैसे आपने ये अभिक्रिया करवाई है A+B, ये आपके हो गए क्रियाकारक, जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक है ये आपके। इनके फलस्वरूप जो रासायनिक क्रिया हुई है उनसे आपके जो उत्पाद बने हैं ये है C और D, C+D। A+B ये क्रियाकारक है। इनमें रिएक्शन अभिक्रिया होने के पश्चात
C+D उत्पाद प्राप्त होता है। तो यहाँ A का जो भार है, द्रव्यमान है, वो A ग्राम है, B का जो द्रव्यमान है B ग्राम है, और C का जो द्रव्यमान है वो C ग्राम है, और D का द्रव्यमान D ग्राम है। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि अभिक्रियाओं में क्रियाकारक और उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा बराबर रहेगा। तो ये देखिए A+B बराबर C+D, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों का द्रव्यमान का योग और उनसे बनने वाले उत्पाद के द्रव्यमानों का योग दोनों कैसा होगा, हमेशा बराबर होगा। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। फिर लेवोजियर ने एक प्रयोग करके बताया था। उन्होंने एक रिटॉर्ट लिया, ये जो आपको दिखाया गया है चित्र में, ये रिटॉर्ट है, इसको रिटॉर्ट बोलते हैं। ये केमिकल फ्लास्क की तरह होता है, फ्लास्क को भी बोल सकते हैं इसको। इसमें उन्होंने टीन डाला, टीन जस्ता होता है, टीन जस्ता ये आपके धातु होते हैं, जैसे उसी में से एक धातु है टीन। ये लोहे वाली टीन नहीं है, ये जैसे आपके जब आप आवर्त सारणी पढ़ोगे आगे, अभी आप हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम वगैरह, तो उसमें आपका आएगा टीन। ये जो धातु है टीन होता है, जस्ता होता है। तो उन्होंने इस रिटॉर्ट में टीन को डाला है, फिर उसको गरम किया है, और उसका ऊपर से ये मुंह बंद कर दिया, फिर उसको पुनः गरम किया। फिर उसके बाद इसका वजन तोलते हैं हम, और फिर हम देखते हैं कि वजन तोल लिया हमने, इसका वजन नोट कर लिया। फिर हमने क्या किया, इस जो रिटॉर्ट है ये हमारा, इस रिटॉर्ट के अंदर आप जानते हो कि वायु हर जगह विद्यमान होती है। तो इस रिटॉर्ट के अंदर भी टीन के साथ साथ ऑक्सीजन प्रवेश कर जाती है, और टीन और ऑक्सीजन के बीच जब कोई रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होने के बाद भी उसका वजन जो है नहीं बढ़ता है। मतलब जो वजन हमारा यहाँ पे था वही वजन हमारा यहाँ पे है, जबकि यहाँ पे केवल हमने टीन को रखा था, और यहाँ पे टीन के साथ ऑक्सीजन भी उपस्थित हो गई है, और इन दोनों की अभिक्रिया होने के बाद भी इसका वजन नहीं बढ़ा। तो इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला लेवोजियर ने? इस प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ संरक्षित रहता है, वह नष्ट नहीं होता है। कहने का मतलब यह है, किसी भी पदार्थ को न तो नष्ट किया जा सकता, न ही निर्माण किया जा सकता, केवल उसका रूप परिवर्तित किया जा सकता है। तो यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम है जो लेवोजियर द्वारा बताया गया था, ये प्रयोग किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला जो नियम है हमारा, निश्चित अनुपात का नियम, या फिर इसको हम स्थिर अनुपात का नियम भी बोल सकते हैं। आपके बुक में स्थिर अनुपात का नियम ही लिखा गया है, तो आप इसको स्थिर अनुपात का नियम ही लिखिए। स्थिर अनुपात का नियम भी लिख सकते हैं, निश्चित अनुपात का नियम भी लिख सकते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं द लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनाइट प्रोपोर्शन। किसी यौगिक, रासायनिक यौगिक के सभी शुद्ध नमूनों में से एक ही तत्व के भार के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में परस्पर संयुक्त रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि स्थिर अनुपात का नियम यह कहता है कि जैसे हमने यहाँ उदाहरण लिया, जल, यह नदी का भी हो सकता है, समुद्र का भी हो सकता है, कुएं का भी हो सकता है, किसी भी स्रोत से प्राप्त जल, उसका सूत्र होता है रासायनिक H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु। तो जब हम आगे परमाणु क्रमांक, जब आवर्त सारणी पढ़ेंगे इसी अध्याय में, तो हम देखेंगे कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, और उसका हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। जैसे मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ, हाइड्रोजन, तो यहाँ नीचे तो लिखा आएगा 1, और उसका परमाणु भार या फिर द्रव्यमान भार वो लिखा आएगा 1। तो नीचे जो संख्या लिखी होती है तो होता है परमाणु क्रमांक, और ऊपर जो होता है वो होता है परमाणु भार। ऐसे ही तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन के 2 अणु है और ऑक्सीजन का 1 अणु है, ये टोटल 9 भाग है। इनमें से हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 हमेशा ये फिक्स रहेगा, 1:8। ये 1:8 कैसे आया, ये जब आप आवर्त सारणी पढ़ोगे आगे तब आपको समझ में आएगा। परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान भार के बारे में, परमाणु भार के बारे में पढ़ोगे तब आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा कि ये 1:8 कैसे आया। अभी आप ये समझ लीजिए कि जल के जो अणु होते हैं वो 1:8 में होते हैं। फिर दूसरा एग्जाम्पल हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लिखते हैं CO2। इसकी बात करें तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है 3:8 होता है, ये भी हमेशा फिक्स ही रहता है। तो इस नियम का जो प्रतिपादन की बात करें कि स्थिर अनुपात का नियम है, इसको प्रतिपादित किसने किया है, तो इस नियम का प्रतिपादन 1789 में प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। फिर इसके बाद हम अगले बिंदु पर चलते हैं। इसमें एक नोट लगा के भी लिखना है आपको कि डाल्टन ने पदार्थ की अनश्वरता, मतलब नष्ट नहीं किया जा सकता, और निश्चित अनुपात के नियम की स्पष्ट व्याख्या की। ये जो
लेजोबियर है और प्राउस्ट है, प्राउस्ट ने तो किया स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन, और लेजोबियर ने आपके जो स्टार्टिंग में अभी पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, वो लेवोजियर ने प्रतिपादित किया था। ये देखिए, लेवोजियर ने संरक्षण का नियम, और स्थिर अनुपात का नियम है वो किया था प्राउस्ट ने। ये यहाँ पे प्राउस्ट ने, तो इन दोनों ने, ये जो प्राउस्ट और लेवोजियर ने इन नियमों को स्पष्ट नहीं समझा पाए, इनकी व्याख्या नहीं कर पाए, तो डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने पदार्थ की अनश्वरता और निश्चित अनुपात के नियम की स्पष्ट व्याख्या की। तो फिर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि पदार्थ की डाल्टन ने कैसे व्याख्या की है, मतलब ये पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप इसको यहीं तक नोट करोगे। धन्यवाद।